नमस्कार, आप देख रहे हैं साथ की बात। मैं आपके साथ पायल प्रिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने देर रात श्रीनगर के सरफकदल इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवान घायल हो गए। दूसरी ओर शोपियां में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोला और फिर पुलिस स्टेशन के पास पूर्व विधायक गुलाम हसन खान के घर पर भी फायरिंग की। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला फोन लाइन पर। रिफत, ये बताइए कि किस तरीके से यह हमला किया गया और घायलों की अभी क्या हालत है? देखिए पायल, परसों तकरीबन 2-4 दिनों से इस तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं। कहीं ग्रेनेड फेंका जा रहा है या कहीं फायरिंग की जा रही है और उसके बाद मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कल शोपियां इलाके में हुआ। वहां पे हालांकि राइफल स्नैच करने की कोशिश की गई। जो गारद पे लोग थे, गुलाम हसन खान जो वहां पे पूर्व एमएलए हैं, वहां पे भी हमला करने की कोशिश की गई और उसके साथ में ही पुलिस स्टेशन है शोपियां का, वहां की तरफ भी फिर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और रिटायलेट जब पुलिस वालों ने किया तो उसके बाद मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए। उधर दूसरी तरफ सराफकदल श्रीनगर में भी कल रात के दौरान एक ग्रेनेड फेंका गया एक बंकर की तरफ। उसके बाद उस हमले में एक सब इंस्पेक्टर जो है सीआरपीएफ का वो जख्मी हो गए और 3 पुलिस कांस्टेबल जे&के पुलिस के जख्मी हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए आपको बताते हैं कि इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कौन कौन से हमले किए हैं। तो 9 जनवरी 2017 को अखनूर सेक्टर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 16 जनवरी 2017 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे। साथ ही 12 फरवरी 2017 को कुलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 2 जवान शहीद हुए थे, 4 आतंकी इसमें मारे गए थे। और फिर 14 फरवरी 2017 को बांदीपोरा में आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 3 की मौत हुई थी, 1 आतंकी इसमें ढेर हो गया था। 14 फरवरी को ही 2017 में ही कुपवाड़ा में आतंकी हमला हुआ था, 1 की मौत हुई थी, 3 आतंकी को इसमें ढेर हुए थे। 23 फरवरी 2017 को शोपियां में आतंकी हमला हुआ था, 4 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो वहीं 5 मार्च 2017 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, 1 जवान शहीद, जिसमें 2 आतंकी भी ढेर हुए थे। 15 मार्च 2017 को कुपवाड़ा में आतंकी हमला हुआ था, 1 की मौत, 3 आतंकी इसमें ढेर हुए थे। तो वहीं 10 अप्रैल 2017 को कुपवाड़ा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 4 आतंकियों को हमने मार गिराया था। 5 जून 2017 को बांदीपोरा में सीआरपीएफ कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ था। 5 जून को ही 2017 में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 4 आतंकियों को भी मार गिराया था। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजौरी, पुंछ और नौशहरा में पाकिस्तान की फायरिंग लगातार जारी है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के बिम्बर और कृष्ण घाटी में मोर्टार और हेवी मशीन गन से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की इस हरकत का सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू से हमारे संवाददाता पवन शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। पवन, हम कई दिन से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और जब से वहां के सेना अध्यक्ष वहां से गए हैं तो लगातार पाकिस्तान की फायरिंग में इजाफा देखा गया है। अभी क्या हालात है? देखिए, शनिवार को पाक सेना की चीफ ने दौरा किया था एलओसी का। उसके बाद लगातार जितने भी एलओसी के सेक्टर हैं, वो चाहे रजौरी का नौशहरा हो, बिम्बर सेक्टर हो, कृष्णा घाटी हो, पुंछ का जो पूरा इलाका है, इन इलाकों में एलओसी के ऊपर लगातार भारतीय सेना को टारगेट किया गया। सिविलियन इलाकों में मोटार शेलिंग की गई, हैवी मशीन गन फायर किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कल पूरा दिन फायरिंग चलती रही है, लेकिन रात को नौशहरा में फायरिंग बंद हो गई थी। लेकिन अभी सुबह फिर शुरू फायरिंग कृष्णा घाटी सेक्टर में हुई है और वहां पर भारतीय सेना की पोस्टों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है और रिहायशी इलाकों में मोटार शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 घटनाओं में 5 आतंकियों को मार गिराया है। घुसपैठ की कोशिश करने वाले सभी आतंकी आत्मघाती थे और लश्कर के बताए जा रहे हैं। सेना के मुताबिक पिछले 3 दिनों में मारे गए 5 आतंकी सेना कैंप पर हमला करने के फिराक में थे। In a prolonged search operation, which has lasted over 2 days in thick jungle and difficult terrain under inclement weather conditions, the 5 terrorists have been successfully eliminated by the resilient army troops. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य में
सेना के अधिकारियों को कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन जम्मू को जंग का मैदान किसने बनाया? राज्य में शांति के लिए बातचीत जरूरी है। इसके लिए बातचीत जरूरी है और इस बातचीत को आपने तस्लीम किया। आप जो जगह जगह जाके वो एजेंडा फॉर अलायंस कागज दिखाते हो हमें, उसको खोखला हमने नहीं साबित किया, उसको खोखला आपने साबित किया। आपने जब उस पर अमल ही नहीं किया। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 3 दशक से चला आ रहा खूनी खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि घाटी में अब वो हो रहा है जो पिछले 3 दशक में कभी नहीं हुआ। हमारे जवान आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं, जिससे उनमें दहशत फैल गई है और इसका असर ये हुआ है कि अब वो खुद एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से बह रहा है खून। साल से जन्नत में आतंकी कर रहे हैं खून खराबा। 30 साल से घाटी हो रही है लहूलुहान, लेकिन अब खत्म होगा खून खराबे का सिलसिला, क्योंकि आतंक को जड़ से खत्म करने की कसम खा चुके हैं हमारे जवान। घाटी में शुरू हो चुका है आतंकियों के खात्मे का सिलसिला। पिछले 30 दिनों में 30 से ज्यादा आतंकी हो चुके हैं ढेर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कश्मीर की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट निकालेगी, अस्थायी समाधान उसका निकालेगी। भारत ने अब जम्मू कश्मीर की घाटियों से आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का अभियान छेड़ दिया है। उससे आतंकियों में खलबली मची हुई है। वो जान बचाने के लिए पनाह तलाश रहे हैं। भारत के जवानों के अभियान से आतंकी न सिर्फ अब छिपने की जगह तलाश रहे हैं, बल्कि उनके सर पर हमारे जवानों की ऐसी दहशत छाई है कि उनमें आपस में ही फूट पड़ चुकी है। वो एक दूसरे की ही जान के प्यासे हो गए हैं। खास बात यह है कि गृह युद्ध आतंकियों के किसी दो गुटों में नहीं छिड़ा है, बल्कि एक ही संगठन के आतंकी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आतंकियों में गृह युद्ध का बिगुल हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर मूसा ने बजाया, जिसने एक ऑडियो क्लिप जारी करके हुर्रियत के नेताओं पर हमला किया। हैरानी की बात यह है कि घाटी में हुर्रियत ही आतंक की सबसे बड़ी मददगार है। अगर ये आपकी ये सियासी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो आज तक आप इस सियासत के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल क्यों करते आए हो? आप लोग तो मस्जिदों में मेंबर पे खड़े होके फिर अपनी ये सियासत चला रहे हो, फिर कहीं पे सड़क पे बैठ के धरना दे के ये सियासत चलाओ। मस्जिदों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो आप, अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है? हुर्रियत पर भड़के हिज्ब के कमांडर जाकिर मूसा ने उनकी नीतियों पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसने हुर्रियत के नेताओं का सर काटने की भी धमकी दी। कांटे न बने हमारे शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। इन लोगों को मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर दोबारा हमारे रास्ते के कांटे बनने की कोशिश की तो हम पहले आप लोगों को लटकाएंगे। जाकिर की इस धमकी से जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक आतंक के आकाओं में खलबली मच गई। वो आतंकियों में छिड़ी जंग को सुलझाने का फॉर्मूला तलाश रहे थे। मूसा ने एक और ऑडियो क्लिप जारी कर खुद को हिज्ब से अलग कर लिया। जम्मू कश्मीर के आतंकियों में पहली बार इस तरह की दहशत देखी गई है। जानकारों का मानना है कि इसकी वजह आतंकियों के खिलाफ एक मजबूत रणनीति के तहत की गई कार्रवाई है। जो आतंकवादी लोग हैं, स्पेशली हिजबुल मुजाहिदीन जो लोकल यहाँ के कश्मीर के हैं, उनमें एक पैनिक सा क्रिएट हुआ है, क्योंकि बीच में इन्होंने हावी हो गए थे
लेकिन जिस तरीके से अब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हुए हैं और आपने देखा होगा कि 8-8, 10-10 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो इस प्रकार हिजबुल मुजाहिदीन में तो अभी डिवीजन हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन छोड़ने के जाकिर मूसा के फैसले से आतंक के सरगनाओं के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सिलसिला अगर शुरू हुआ तो उनके लिए अपनी दुकान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को सेना अध्यक्ष पर विवादित टिप्पणी करने के बाद माफी मांगनी पड़ी। संदीप दीक्षित ने सेना अध्यक्ष बिपिन रावत की तुलना सड़क के गुंडे से की। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सेना अध्यक्ष पर दिए बयान की बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने कड़ी आलोचना की है। संबित पात्रा ने संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी से फौरन बाहर करने की मांग की। आदरणीय सोनिया जी को बाहर आके क्षमा याचना करनी चाहिए पूरे देश से, और इस प्रकार के नेताओं को कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए। मध्य प्रदेश में पटरी पर लौटी जिंदगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कर्फ्यू पूरी तरीके से हटा लिया गया है। हालांकि इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। अदालत की मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषी करार दिए गए कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कन्नन आज रिटायर हो रहे हैं और वो आज सामने आ सकते हैं। शीना बोरा हत्याकांड में स्पेशल CBI कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पुराने जज का तबादला होने के बाद आज नए जज मामले की सुनवाई करेंगे। निर्वाचन आयोग को कथित रिश्वत देने के मामले में AIADM के नेता TTV दिनाकरन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इस मामले में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में आज आगे की सुनवाई होगी। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और GST को पास किए जाने की संभावना है। 15 जून तक सभी राज्यों को GST पर विधानसभा से अनुमोदन करके भेजना है। हिमाचल के शिमला में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। कोलकाता में मशहूर ड्रैगन बोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। फेस्टिवल के दौरान लोगों ने ड्रैगन्स की ड्रेस पहनकर जमकर डांस किया। राजस्थान के अजमेर में एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने हाथों से ही बल्ब जला देता है। बिहार के सीतामढ़ी में नगर पंचायत के चुनाव के बाद रीगा से विधायक अमित कुमार टन्नू खुलेआम हथियार लहराते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झज्जर के बादली गांव में 7 साल की मासूम के रेप का मामला सामने आया है। गांव के ही एक शख्स पर रेप का आरोप लगा है। बिहार के नालंदा में एक छापे के दौरान 152 टन कच्ची शराब बरामद हुई। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 10 लोगों की तलाश जारी है। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारत ने ओवल में खेले गए करो या मरो मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को एक तरफ मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 191 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने विराट कोहली और शिखर धवन के अर्धशतकों की मदद से 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कैप्टन विराट ने नाबाद 76 रन बनाए जबकि शिखर धवन ने 78 रन की पारी खेली। भारत बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुकाबला 15 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच खेल रहे बुमराह ने 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। फॉर्म में चल रहे शिखर धवन ने एक और बड़ी पारी खेली और वो अब टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। शिखर के 3 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 271 रन है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 78 रन की पारी में शिखर धवन ने मैदान में के चारों ओर रन बनाए और 63 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 1 छक्का भी लगाया। कैप्टन विराट कोहली भी रन में नजर आए और उन्होंने नाबाद 76 रनों की पारी में 1 छक्का और 7 चौके लगाए। और टीम इंडिया की इस जीत पर भारतीय फैंस जमकर झूमे। भारत के साथ ही इंग्लैंड में जश्न भी मनाया गया। नोएडा, वाराणसी से लेकर लंदन के ओवल मैदान तक भारतीय फैंस ने टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। वाराणसी में लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, तो वहीं ओवल में दूर दूर से आए टीम इंडिया के प्रशंसकों ने जश्न मनाकर आगे भी जीत की उम्मीद जाहिर की है। और इस बीच भारत से फरार कारोबारी विजय माल्या जब
लंदन में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच देखने पहुंचे। लोगों ने विजय माल्या को चोर कहकर वहां पे उनको नारे लगाने उनके शुरू कर दिए उनके खिलाफ। सबसे पहले एक फैन ने जब विजय माल्या को देखते ही कहा, देखो देखो चोर जा रहा है। इसके बाद मौजूद कई इंडियन फैन ने चोर चोर के नारे लगाने वहां पे शुरू कर दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी माल्या एडजस्टमेंट में इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हुए नजर आए थे। विजय माल्या पर 17 बैंकों का कर्ज बकाया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को आज आयकर विभाग ने पूछताछ के लिए बुलाया है। करोड़ों की बेनामी जमीन सौदे के मामले में और इनकम टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग मीसा भारती से पूछताछ करेगा। मीसा भारती से सुबह 10 बजे दिल्ली के झंडेवालान के इनकम टैक्स ऑफिस में पूछताछ होगी। तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाने का उन पर आरोप है। मिशेल पार्क्स एंड प्रिंटर्स कंपनी के नाम पर पैसा सफेद करने का भी उन पर आरोप है। कंपनियों के नाम पर पैसा लेकर फार्म हाउस खरीदने का भी आरोप उन पर लगा है। करोड़ों की फार्म हाउस सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख में खरीदने का उन पर आरोप है। दिल्ली के ब्रिजवासन में फार्म हाउस खरीदने का उन पर आरोप है। सेल कंपनी के डायरेक्टर वीके जैन को शेयर बेचने का उन पर आरोप है। 90 रुपए प्रति शेयर बेचने के बाद 10 रुपए में खरीदने का भी उन पर आरोप है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता आनंद तिवारी। आनंद, आज मीसा भारती से पूछताछ होगी, क्या क्या चीजें हैं जो आयकर विभाग उनसे पता लगाने की कोशिश करेगा? जी देखिए पायल, इससे पहले 6 जून को मीसा भारती को इनकम टैक्स के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। इसके बाद जो इनकम टैक्स है उसने एक सेक्शन होता है 131 IT एक्ट, उसके तहत 10,000 रुपए का जुर्माना मीसा भारती पे किया था। आज मीसा भारती को इनकम टैक्स के ऑफिस आना है और यहाँ पे एक लंबी फहरिस्त तैयार की है आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ करने के लिए। जो 1000 करोड़ रुपए का जो लैंड डील का पूरा मामला था, जमीन घोटाले का, उसमें किस तरह से इन्होंने शेल कंपनी बनाई, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद एक तरीके से हवाला ऑपरेटर्स के साथ मिलके जो 1 करोड़ रुपए की जो बेनामी संपत्ति बनाई है उसके सोर्स उन्हें बताना पड़ेंगे। किस तरह से उन्होंने टैक्स चोरी की है, सरकार को नुकसान पहुंचाया है, ये तमाम चीजें हैं जो उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। इससे पहले भी लालू यादव और मीसा भारती या लालू यादव के जो बेटे हैं उनसे जुड़े करीबन 22 ठिकानों पर छापेमारी इनकम टैक्स ने की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुश्किलें बढ़ने वाली है मीसा भारती। केंद्र सरकार ने 66 वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों में कमी की घोषणा कर दी है। अब 100 रुपए से नीचे के सिनेमा टिकट पर 18% और 100 रुपए से अधिक के टिकट पर 28% टैक्स लगेगा। इंसुलिन पर टैक्स रेट 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। टोमेटो केचप, पैक्ड फूड्स, मसाले समेत कई फूड प्रोडक्ट्स के रेट भी कम कर दिए गए हैं। 75 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे से छूट दी गई है। पहले ये जो सीमा थी वो 50 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की रखी गई थी। देश भर में 1 जुलाई से जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होना है और अभी एक ही चीज के लिए 2 राज्यों में अलग अलग कीमत चुकानी पड़ती है। आपको बताते हैं कि सरकार ने किन किन चीजों पर जीएसटी की दरों में बदलाव किया है। इंसुलिन पर 12% से घटाकर 5%, स्कूल बैग पर 28% से घटाकर 18%, एक्साइज बुक पर 18% से घटाकर 12%, कंप्यूटर प्रिंटर पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अगरबत्ती पर 12% से घटाकर 5%, काजू पर 12% से घटाकर 5%, डेंटल वैक्स पर 28% से घटाकर 8%, कलरिंग बुक पर 12% से उसे घटाकर अब 0% कर दिया गया है। प्री कॉस्ट कंक्रीट पाइप पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रैक्टर कलपुर्जों पर 28% से घटाकर 18%, डिब्बा बंद खाने के सामान पर 18% घटाकर 12%, 100 रुपए से कम के सिनेमा टिकट पर टैक्स 18% कर दिया गया है। 100 रुपए से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर टैक्स 28% ही बरकरार है। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा के सभी निजी स्कूलों ने पिछले दिनों स्कूल फीस में बेइंतहा इजाफा किया। इजाफा इतना कि परेशान अभिभावकों को सड़क पर उतरना पड़ा और प्रशासन को जांच के आदेश देने पड़े। बावजूद इसके शिक्षा को व्यापार बना चुके निजी स्कूल धड़ल्ले से अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने ऐसे ही कुछ स्कूलों को लेकर बड़ा खुलासा किया है जो अभिभावकों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।
हमारी मांगे की जो बढ़ी हुई फीस है वो वापस दें स्कूल। सारे इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो जान के नहीं सुनते। कुछ दिनों पहले ही यूपी के गाजियाबाद और नोएडा के निजी स्कूलों की फीस बढ़ाए जाने से नाराज अभिभावक सड़कों पर उतर आए थे। तब यूपी में नई नई बनी सरकार ने भी निजी स्कूलों की नकेल कसने का वायदा किया था, लेकिन इन सब के बावजूद निजी स्कूलों को ना तो सरकार से किसी तरह की कार्रवाई का डर है और ना ही अभिभावकों की मजबूरी की चिंता। आज न्यूज़ 18 इंडिया खुलासा करेगा कि कैसे यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में कुछ निजी स्कूलों की अभिभावकों से मनमानी वसूली लगातार जारी है। हमने गाजियाबाद और नोएडा के जिन स्कूलों की खुफिया पड़ताल की, उस खुलासे से पहले ये जान लीजिए कि सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के नियम क्या हैं। राज्य सरकार के नियमों के तहत फीस वृद्धि होगी, कैपिटेशन और डोनेशन लेने पर रोक है, नियम तोड़ने पर सीबीएसई कार्रवाई कर सकती है। और अब आपको बताते हैं कि फीस बढ़ाने के लिए यूपी सरकार के शिक्षा विभाग के क्या नियम हैं। यूपी शिक्षा विभाग के मुताबिक 3 साल में सिर्फ एक बार फीस वृद्धि होगी। फीस वृद्धि 10% से ज्यादा नहीं होगी। सरकार के निर्धारित मदों में ही फीस ली जाएगी। एनुअल चार्ज के नाम पर फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन इन नियमों की अनदेखी कैसे होती है, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां हमारी टीम सबसे पहले पहुंची यहां के नामे गिरामे स्कूल सेंट मैरी। हमारे साथ एक और अभिभावक थे ताकि स्कूल प्रशासन को किसी तरह का शक न हो। और देखिए कैसे हमें फीस बढ़ाने के नियम पढ़ाए जाने लगे। पुराना फीस स्ट्रक्चर था, इस साल बढ़ा दिया फीस। हर साल बढ़ेगा सर। हर साल बढ़ता है फीस, हर साल बढ़ेगा। पर ये तो रूल है नहीं ना, हर साल फीस बढ़ाने का। हाँ, हर साल फीस बढ़ाएगा, रूल है। हर साल फीस बढ़ेगा, रूल है। हर साल रूल हर साल में हर स्कूल में बताया गया कि एनुअल चार्ज जमा नहीं करना, केवल ट्यूशन फीस जमा करनी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डीएम का ऑर्डर है नहीं, सारे जमा कर चुके हैं सर। ये क्या टाइमिंग है बैंक की? नहीं मैम, अभी कुछ देर पिछले दिनों हेलो 1 बजे तक पिछले दिनों अखबार में खबर आई थी कि 3 साल में एक बार फीस बढ़ता है। तो पिछले वाले फीस बढ़ा था, यहाँ पर हर साल में बढ़ेगा। हर साल बढ़ेगा, हर साल में बढ़ेगा सर। सारे स्कूल में बढ़ेगा, ऐसा नहीं है पिछले साल का स्कूल में, ऐसा नहीं है। हर साल में बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा ना, 10 to 15% बढ़ने का परमिशन है। मैम फीस तो बहुत ज़्यादा हमारे जेब से बाहर हो रहा फीस, ये काफ़ी महंगा। देख लीजिए, अभी यहाँ से नहीं हो पाएंगे तो फिर देख लीजिए। स्कूल को फीस के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, जैसे है वैसे भरना। सेंट मैरी स्कूल का संदेश साफ था कि अगर आपकी जेब मजबूत नहीं तो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लो, क्योंकि फीस वो सरकारी नियमों से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं। इस गंदे हमाम में सेंट मैरी स्कूल अकेला नहीं था। हमें कुछ और ऐसे निजी स्कूल मिले जिनके लिए नियम कायदे मायने नहीं रखते हैं। एनुअल चार्ज भी दें, उसके बारे में जो एनुअल चार्ज नहीं है वो एनुअल मेंटेनेंस फीस है, उसमें अलग अलग फैसिलिटीज के अनुसार उसका फीस है। तो एनुअल चार्ज नहीं, एनुअल चार्ज एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं। हाँ, एनुअल मेंटेनेंस में है, अलग अलग फैसिलिटीज के अनुसार। इसका जेडी का ऑर्डर है, इसमें 3 बार ऑर्डर आपको रिमाइंड करा चुका है। कौशल मंत्री भवन शुल्क कल्याण में है कि प्रतिशत में वार्षिक शुल्क आदि के रूप में भी शुल्क दिया जा रहा है। ये हम ले नहीं, आप ले नहीं रहे, ये 3 चीज़ हम ये ले नहीं रहे, ये हम लिख करके ले चुके हैं डीएम साहब, इसमें हम ले रहे हैं, आप ध्यान रखें। तो अब हम एनुअल चार्ज जमा करेंगे। हम डीएम साहब के यहाँ लिख करके दे चुके हैं कि हम किस मदों से क्या हम एनुअल चार्ज जमा करें यहाँ पर या नहीं करें? आप जमा करिए। देखिए, आप इस चीज़ को गलत वे में लेके जा रहे हैं। हम इसका पूरा कंप्लीट रिपोर्टिंग हमसे ली जा चुकी है कमेटी के द्वारा, उसका हम लिखित में दे चुके हैं। ठीक है, आप डीएम साहब के यहाँ से उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। हमारे लिए हैरानी की बात यह थी कि इन स्कूलों ने खुलेआम सरकार के आदेशों की अनदेखी करनी शुरू कर दी है।
तो फीस में इजाफे और एनुअल चार्ज के नाम पर वसूली के इस गोरख धंधे का खुलासा करने के लिए जब हमारी खुफिया टीम स्कूलों में पहुंची तो कुछ स्कूलों ने नियम कायदे समझाने बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन जो नामी गिरामी स्कूल है उन्होंने तो दावा किया कि फीस नियमों के तहत ही बढ़ाई गई है और सरकारी अधिकारियों तक की अनुमति इस चीज के लिए मिल चुकी है। नोएडा के नामे गिरामे स्कूलों में शुमार ये द खेतान स्कूल है। जाहिर है नाम बड़ा है तो तेवर भी कुछ बड़े ही होंगे। एक अभिभावक के साथ जब हमारी खुफिया टीम फीस बढ़ाने पर जानकारी लेने यहाँ पहुंची तो ये लोग फीस में इजाफे के मुद्दे पर ना तो बात करने को तैयार थे और ना ही प्रिंसिपल से मुलाकात करवाने को तैयार हुए। क्या हमारे लिए ऑप्शन क्या, ये तो बता दी, कुछ ऑप्शन तो होगा हमारे लिए ना। आप लेटर ले नहीं रहे हो, पुराना फीस हमारा ले नहीं रहे हो, तो हमारे लिए आगे के लिए दिशा निर्देश क्या है? सर दैट इज अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू। मेरे को तो फीस लेना है। माय डिपार्टमेंट इज हैव टू एक्सेप्ट द फीस। जी, अगर हम फीस मान ली नहीं दे रहे हैं, हम पुराना फीस देने को तैयार हैं, नया फीस बढ़ा हुआ नहीं देंगे, इसके लिए ऑप्शन क्या है? आप हमें प्रिंसिपल से मिलवा नहीं रहे हो, किसी मैनेजमेंट से मिलवा नहीं रहे हो, आप सीधे बोलो हम नहीं लेंगे, उसके लिए आगे का ऑप्शन क्या हमारे लिए? तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा हमारा? नहीं, हम तो मेल नहीं, हम तो आपके पास आ गए ना फॉर्मली, मैं तो फिजिकली आपके पास खड़ा हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये जो क्वेरी है कि एज पर गवर्नमेंट रूल वी आर गिविंग द फीस, व्हाटएवर एक्शन विल बी टेकन, आप मेल भेज दीजिए। मेल तो भेजा हुआ है, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। कई पेरेंट्सों ने मेल भेजा हुआ है। हालांकि थोड़ी देर बहस के बाद द खेतान स्कूल के अकाउंटेंट हमें नियमों के तहत ये समझाने लगी कि स्कूल प्रशासन ने जो फीस बढ़ाई है वो जायज है। नियम के मुताबिक तो 3 साल में एक बार ही फीस बढ़ाई जा सकती है, वो भी 10%, लेकिन द खेतान स्कूल के लिए ये नियम मायने नहीं रखते। मतलब कि पुराना स्ट्रक्चर 2016 का जो आप नहीं ले रहे हो, नया स्ट्रक्चर ले रहे हो आप। पर एक बात बताइए, हर साल फीस बढ़ाया जा रहा है। 10% क्या 15% है? 19% है। 14.9 है मेरे पास। 14.9 कितना? 14.9 बढ़ा है किस क्लास के लिए? अगर थर्ड टू 1 करोगे थर्ड का नहीं, 14.9 एग्जैक्टली। बहुत ही गलत है। अब बता दीजिए, दोनों स्ट्रक्चर होंगे आपके पास। ये निजी स्कूल जानते हैं कि वो नियमों को तोड़ मरोड़ कर अभिभावकों से वसूली कर रहे हैं, लेकिन इसको भी सही साबित करने से नहीं चूक रहे। और जो वसूली भी की जा रही है वो कैश में, यानी ब्लैक मनी। और तो और द खेतान स्कूल ये भी लिखकर देने को तैयार नहीं कि वो एनुअल फीस की वसूली कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप जो पुराना फीस स्ट्रक्चर उससे फीस ले रहे हैं आप? चेक से ले रहे हैं पेमेंट? तो आप पुराना स्ट्रक्चर तो ले लीजिए, जो अगर जो आपने बढ़ाया हो तो बात की चीज़ बाद में देखेंगे। अगर नहीं जमा करे तो फीस नहीं। मैम ये बताइए, मुझे लिख के दे दीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, उसमें एक्सेप्टेंस दे दीजिए। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग माय फी विदाउट एनुअल चार्जेस। मैं नहीं लिख के दे सकती हूँ, सॉरी सर। मैंने फी बुकलेट दिया हुआ है मेरे पास, मेरे को जो अथॉरिटी है, आई एम टेकिंग दैट फीस। हमारे इस सनसनीखेज खुलासे को कैमरे में कैद करने के बाद हम द खेतान का पक्ष जानने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल के पास भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। राफेल नडाल ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में राफेल नडाल ने स्टेनिस्लास वावरिंका को 6-2, 6-3, 6-1 से हराकर 10वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच करोलिया मरो का मैच होगा। दोनों टीमों के बीच कार्डिफ के सोफिया गार्डन स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से मैच खेला जाएगा। सुपरस्टार रजनीकांत ने मुंबई में अपने प्रशंसकों से मुलाकात की और इस दौरान बीजेपी विधायक कैप्टन तमिल सेल्वम ने भी रजनीकांत के प्रशंसकों के रूप में उनके साथ फोटो खिंचवाया।
अनिल कपूर और अर्जुन कपूर की आने वाली फिल्म मुबारक का ट्रेलर 14 जून को जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी अर्जुन ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर कर दी। अभिनेता वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वरुण कूदते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन की फिल्म राफ्ता ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत करते हुए 2 दिन में लगभग 11 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने घर में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और इस मौके पर निर्देशक आशुतोष गोवारिकर भी मौजूद रहे। गायक शान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनकी पत्नी एक पहाड़ से समुद्र में छलांग लगाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादित बयान दिया है। विजयवर्गीय के मुताबिक कुछ किसानों और किसान संगठनों ने कहा है कि शिवराज सरकार ने किसानों के लिए इतना किया है कि वो मुख्यमंत्री के पैर धोकर पिए तो भी कम है। बहुत सारे किसान संगठन आए माननीय शिवराज जी से कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो हमारे लिए इतना किया कि हम आपके पेट भूखे पिए तो कम है। वो किसान भाई बोल रहे हैं, ये किसान संगठन के लोग बोल रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक प्रेमी ने चाकू से 18 बार कर प्रेमिका की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी प्रेमी ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें मृतक प्रेमी ने प्रेमिका पर रेप के मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इसी से परेशान आरोपी ने जन्मदिन के बहाने प्रेमिका को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।